गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे वीडियो नंबर 2 क्लास 12th में वीडियो नंबर 2 पॉवर्टी के ऊपर। पॉवर्टी लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसका मतलब क्या होता है? निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा, ये पॉवर्टी लाइन होता है, गरीबी रेखा। और मेजरमेंट कैसे करेंगे, माप कैसे करेंगे, किसके लिए? निरपेक्ष निर्धनता को। निरपेक्ष मैंने आपको बताया था, आपको सापेक्ष और निरपेक्ष। एक मैंने आपको बताया था रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव जहाँ एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, उनकी रहन सहन उनके ऊपर, और वहाँ एब्सोल्यूट में एक किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, केवल वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर। एक नंबर ही क्वेश्चन में आ सकता है, विच पॉवर्टी इज मेजर विद रेफरेंस टू पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के ऊपर कौन सी डिपेंड करता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर हुआ? हमारे भारत में क्या किया गया, देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी अपनाया जाता है। जैसे ये एक पॉवर्टी लाइन ये खींचा गया है, आप प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखे थे, मैं आपको फिगर बताता हूँ। इसमें देखिए, आपको मैं थोड़ा पीछे और पीछे तरफ चलता हूँ। ये पॉवर्टी लाइन क्या है, ये देखो, ये पॉवर्टी लाइन खींचा गया है बेटा। इसकी नीचे जो आते हैं, इसके नीचे तो उसको गरीबी है, और जो इसके ऊपर जिसका आता है तो वो आपका गरीबी नहीं है। तो ये गरीबी लाइन है, चाहे इनकम को लेकर तो नहीं, व्यय के ऊपर है कि कितना वो खर्चा करते हैं। अगर वो खर्चा इसके नीचे करते हैं तो आपका क्या होता है? गरीब लाइन के नीचे हो गए। और अगर नहीं है तो उसके ऊपर है तो वो गरीबी नहीं है। क्लियर हुआ? तो ऐसी चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। पोर एंड नॉन पोर के बारे में भी ये मैंने समझा दिया था पिछले में। चलिए अब आप देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसका अर्थ है निरपेक्ष निर्धनता। इज मेजर्ड, उसको मापा जाता है विद रेफरेंस टू पॉवर्टी लाइन, केवल उसे निर्धनता रेखा के संदर्भ में मापा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड विद पॉवर्टी लाइन। द पॉवर्टी लाइन रिफर टू ए कट ऑफ पॉइंट। देखे ना, ये जैसे आप पॉवर्टी लाइन आपने ये कट ऑफ पॉइंट आपने, जैसे कॉलेज में एडिशन होती है, कट ऑफ लिस्ट निकलता है भाई 95, तो 95 और 95 से जो ऊपर है वो जाके एडिशन लेते हैं। उसी प्रकार की बातें हैं कि कट ऑफ, ये एक कट ऑफ पॉइंट होती है। कट ऑफ पॉइंट मतलब क्या होती है? सीमा बिंदु। ये एक सीमा बिंदु होती है, ठीक है। इन टर्म ऑफ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना वो खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। विच डिवाइड्स पीपल ऑफ रीजन्स एज पोर एंड नॉन पोर, उससे पता लगता है कौन गरीबी है या निर्धन है, कौन है, और कौन सा गैर निर्धन है जो गरीबी नहीं है। क्या आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया? मैंने बताया कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, जिसे हिंदी में निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं, वो क्या कहते हैं? उसको मेजर किया जाता है पॉवर्टी लाइन से, किसकी? ना, निर्धनता रेखा के संदर्भ में मापा जाता है। द पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू ए कट ऑफ पॉइंट। और जो निर्धनता रेखा होती है वो क्या होती है ना, एक सीमा बिंदु होती है। ये कट ऑफ सीमा बिंदु, ये कट ऑफ लाइन है। इसके नीचे जितना भी कम खर्चा कर रहे हैं वो गरीबी है, पोर है, और उसके ऊपर अगर खर्चा आप कर रहे हो वो आपका नॉन पोर है। क्लियर हो गया आपका? एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर ये 1500 रुपये महीने में कोई खर्चा कर रहा है तो वो क्या है ना, वो आपका गरीबी नहीं है। अगर उससे कम कर रहा है कोई तो वो गरीबी है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। और ये 1500 जरूर नहीं है, वो चेंज होता रहता है। पुराना जो दे रखा है 800 समथिंग और 1000 समथिंग था, अब वो 1500 दे दिया, आगे वो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, लोगों का जो प्रतिशत है, जो गरीबी रेखा के नीचे जो प्रतिशत है, उसे क्या कहा जाता है? हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्ति गणना अनुपात और निर्धनता प्रभाव अनुपात। दोबारा सुनो, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को, जनसंख्या के प्रतिशत कितने लोग हैं, जो परसेंटेज निकालना है पॉपुलेशन की, जो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उस चीज़ को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? हेड काउंट रेशियो एंड पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। क्लियर हो गया? पेपर में एक ही नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, तीसरा इन दोनों में से दोनों ही है, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप थर्ड ऑप्शन दोगे, इन दोनों ही है, हेड काउंट रेशियो एंड पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। क्लियर हो गया बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं आपको बता दिया, व्यक्ति गणना अनुपात। व्यक्ति हेड, व्यक्ति गणना अनुपात, और पॉवर्टी निर्धनता प्रभाव अनुपात। क्लियर हो गया? ये कहा जाता है।
उसके बाद आपको क्या दे रखा है ना, दादाभाई नेरोजी। देखो, दादाभाई नेरोजी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। आएगा क्वेश्चन कि सबसे पहली बार ऐसे कौन जो डिस्कस किए हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में, वो थे दादाभाई नेरोजी। ओके, दादाभाई नेरोजी, ठीक है। ही कैलकुलेटेड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन एडल्ट जेल कॉस्ट। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, दादाभाई नेरोजी ने पॉवर्टी लाइन को कैसे कैलकुलेट किए? एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसका अर्थ क्या है ना, दादाभाई नेरोजी उन्होंने उन्होंने वयस्क जेल निर्वाह लागत, वयस्क जेल निर्वाह लागत क्या है? वयस्क जेल निर्वाह लागत। ही यूज द मेनू फॉर ए प्रिजनर, जो कैदी होती है, एंड यूज्ड एप्रोप्रिएट द प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने क्या किया, इसको समझो अच्छी तरह से, क्या लिखा हुआ है इसमें। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमत पर मूल्यांकन कर वयस्क जेल निर्वाह लागत का आकलन किया। क्वेश्चन आ जाएगा, एडल्ट जेल कॉस्ट लिविंग उन्होंने कैसे निकाले? बाहर जो खाना मिल रहा है और जेल में जो खाना मिल रहा है उसको चेक करके, कंपेयर करके उन्होंने ये निकाले। He then adjusted this cost to account of children inflicted with poverty। उन्होंने फिर क्या किए, फिर इस लागत निर्धनता से पीड़ित बच्चों को समायोजित करने के लिए परिवर्तित किया और इस प्रकार निर्धनता रेखा का आकलन हुआ। एंड अकॉर्डिंगली अराइव्ड एट द पॉवर्टी लाइन। अभी देश में लागू हुआ नहीं हुआ उसके ऊपर जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपका आ जाएगा, दादाभाई नेरोजी ने जो कॉन्सेप्ट लगाए वो कॉन्सेप्ट कौन था? एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्लियर हुआ? तो और अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। उनके अनुसार गरीबी रेखा वयस्क जेल निर्वाह लागत के 3/4 अंश के बराबर थी। कितनी? 3/4 ऑफ द एडल्ट। इतनी ज़्यादा आपको एनसीईआरटी में इसके ऊपर बातचीत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहे थोड़ा आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको ये समझा दिया कि मैंने आपको शुरू से इसको क्या समझाया। मैंने बताया कि ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे नापा जाता है, ना पॉवर्टी लाइन से, और ख़ास करके हमारे इंडिया में कौन सा है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष निर्धनता। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो पॉवर्टी लाइन होती है एक कट ऑफ लिस्ट होती है। कट ऑफ लिस्ट का मतलब होती है एक सीमा बिंदु होती है, जिससे क्या होता है ना पता लगता है प्रति व्यक्ति का व्यय के रूप में, ऐसे नहीं इनकम के रूप में नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। अगर यहाँ पे ये आपको ये पॉवर्टी लाइन है, उसके नीचे जो है वो गरीबी है, उसके ऊपर जो है वो गरीबी नहीं है। उसके बाद मैंने बताया, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बताया गया कि अगर गरीब रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी परसेंटेज, अगर आपको पता परसेंटेज अगर आपको निकालना है, परसेंटेज अगर आप निकाल लिए, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया, उसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। गरीब रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या के प्रतिशत को, गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत को हम हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहले ये जो पॉवर्टी लाइन की कंसेप्ट किसने दिया है? दादाभाई नेरोजी ने दिए। उन्होंने कौन सी कंसेप्ट अपनाए? उन्होंने कैलकुलेट कैसे किए पॉवर्टी लाइन को? उन्होंने एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग में उन्होंने उसको करें। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक आपको? आगे देखो, चलिए देखो, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, दादाभाई नेरोजी ने एज्यूम किए, माना कि भारत में ये जो 1/3 जो है वो क्या है? वो बच्चे हैं, वो सपोज माने, और 2/3 मतलब 2/3 मतलब होता है 2/3 पॉपुलेशन जो है वो बड़े हैं, एडल्ट हैं। क्लियर हुआ? और उन्होंने फिर एज्यूम किए कि ही फर्दर एज्यूम 1/2 मतलब 1/2 चिल्ड्रेन, वो क्या है? बहुत छोटा है, जिसका मतलब है वो नहीं खाते, बहुत छोटे जो जन्म होते हैं वो। और जो 1/2 है, अदर हाफ जो है वो क्या है ना, ऑफ व्हाट द एडल्ट कंज्यूम, जो एडल्ट खाते हैं उनके वो हाफ लेते हैं। ये रहेगा ना हाफ ऑफ द एडल्ट एज्यूम। तो सबसे पहले आप समझो ये क्या बताया गया? पहले क्या बताया गया ना, 1/3 तो पहले 1/3 बच्चे थे, 1/3 बच्चे हैं, और 2/3 कितनी थे ना, वो बड़े थे। ठीक है, सबको जोड़ो 1 हो गया, बिल्कुल, मतलब जो हमारे भारत का पॉपुलेशन वो 1 है, 1 मतलब माना गया है 1। ठीक है, तो
ऐसे में x मान सकते हो, x/3 हो गया आपका बच्चे, 2x/3 हो गया आपका क्या है ना आपका बड़े। अब क्या दे रखा है ना, हाफ ऑफ चिल्ड्रेन, जो बहुत छोटा है, हाफ कर दो। अगर इसको बेटा अगर हाफ कर दोगे तो क्या होगा पता है, अगर हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा आपका 1/6। हाँ, तो ये जो हो गया 1/6, जो बच्चे होते हैं जो जन्म होते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना, वो मदर्स पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में लिखो क्या लिखा है, पॉवर्टी लाइन उन्होंने कैसे निकाले, देखो ये 1/6 जो सबसे छोटे हैं, जिनका जन्म हुआ है, जो खाना नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल खाना नहीं, नील डाइट है, मतलब कोई खाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शून्य उपभोग कर रहे हैं। उसके बाद जो 1/6 बचे हैं, कोई 1/6 फिर कहाँ से आया बेटा, 1/3 को आपने हाफ हाफ कर दिया ना, हाफ इधर छोटे बच्चे में चले गए, जो बिल्कुल छोटा है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, और जो बड़ा है 2 साल 3 साल 4 साल जो बच्चे खाना खाते हैं, वो हाफ खाना खाते हैं। हम जितना खाते हैं क्या उतना वो खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं। और 2/3 जो थे वो बड़े बच्चे हैं, वो फुल डाइट खाते हैं। तो फुल के लिए तो 1 लगाओ, हाफ के लिए 1/2 लगाओ, या यहाँ x लगाओ, x/2 लगाओ, ऐसे लगा सकते हो। ये 1/6 इंटू 0 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 1/12 हो गया, ये 2/3, इसको सॉल्व करोगे 3/4। और पहले भी उन्होंने बता दिए थे, अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन पॉवर्टी लाइन कॉरेस्पोंडेंस टू द 3/4 या 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसका मतलब है, तो उन्होंने कैसे बताया, आपको क्लियर हुआ? ऐसे कोर्स में ऐसे तो आएगा नहीं, फिर भी मैं मेरा फर्ज था आपको समझाना, मैंने आपको बता दिया। इसीलिए क्या है ना, उपभोग की जो तीनों जो भागों है, द वेज्ड एवरेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द 3 सेगमेंट गिव द एवरेज पॉवर्टी लाइन व्हिच कम्स आउट टू द 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में करके आपको दिखा दिया गया। बेटा आ गया होगा समझ में आपको? Since then, तब से several attempts have been made to develop a mechanism to determine the number of poor in India. उसके बाद भारत में गरीब को दूर करने के लिए, भारत में निर्धनों की संख्या को निर्धारण की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए कई प्रयत्न किए जा चुके हैं। Several attempts मतलब कई प्रयत्न किया गया है। have been made to develop a mechanism to determine the number of poor in India. भारत में गरीबी का पता करने के लिए। कहोगे क्यों? उन्होंने इतना तो बता दिया गया, गरीब रेखा का लाइन खींच दो, उसके नीचे जो आ गए वो गरीबी है, उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं वो अमीर है। बेटा एक बात बताओ, कोई गरीब है जिसको 4-5 दिन काम मिल गया, काम मिलने के बाद वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते रहते हैं, आज नॉनवेज खाते हैं, पनीर फनीर सब खाते हैं, तो वो जो खर्चा करते हैं बेटा वो क्या है, वो तो जो अमीर इंसान होता है जो खाता नहीं है। तो ऐसे में तो आप कहोगे जो महीने का 50,000 कमा रहा है वो कम रहा है, तो वो गरीब आ जाएगा, और जो खा नहीं रहा है वो अमीर हो जाएगा। जो खा नहीं रहा है वो गरीब हो जाएगा, उसके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन कोई गरीब लोग है जो ज़्यादा खा रहा है वो अमीर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन और ऐसी चीज़ को अलग अलग चीज़ें अटेम्प्ट किया जा रहा है इसको डेवलप करने के लिए। किसको डेवलप करने के लिए? ना भारत में गरीबी का पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर हुआ? ठीक है। और इन 1962 मतलब 1962 में भारत में योजना आयोग ने देश में गरीबी की पहचान करने के लिए मानदंड को परिभाषित करने के लिए अध्ययन दल स्टडी ग्रुप का गठन किया। तो स्टडी ग्रुप का गठन कब किया गया? अभी जो ये प्लानिंग कमीशनर जो है, क्वेश्चन आ सकता है, अभी प्लानिंग कमीशनर अभी नहीं है, अभी आपका ये नीति आयोग आपका उस जगह पर स्थान ले लिया। ओके, ये पोर ऑफ कंट्री को क्या है, कितनी गरीबी है उसे पता करने के लिए गठन किया गया था प्लानिंग कमीशनर ऑफ इंडिया। कब? 1962। 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, गरीबी को पता करने के लिए प्लानिंग कमीशन कब गठन किया गया था? भारत में योजना आयोग जो है देशों की निर्धन की पहचान करने के लिए, जो मानदंड को परिभाषित करने के लिए जो स्टडी ग्रुप की गठन किया, जो अध्ययन दल को, ठीक है ना, स्टडी ग्रुप, ये जो लिखा है स्टडी ग्रुप, ये स्टडी अध्ययन ग्रुप को, ये मेन चीज है, ये स्टडी ग्रुप, इसको ध्यान देना। ऐसे 1979 में भी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड द टैक्स फोर्स ऑफ क्या है, प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। इसका क्या अर्थ है बेटा? 1979 में भारत सरकार ने प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल उसका गठन किया। दोबारा सुनो,
भारत सरकार ने प्रभावी उपभोग मांग टैक्स फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स, जो आवश्यकता है, जो न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता का अनुमानन कार्यक्रम का गठन किया गया। पेपर में कैसे आएगा ना, कौन सी सन में टैक्स फोर्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन ऑफ डिमांड का गठन किया गया ना, वो आपका इन 1979। बस ये सन आपको याद करना है, या 79 में सरकार ने क्या गठन किया था, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। ये फॉर द सेम पर्पजेस, इसी उद्देश्य के लिए 1989 और 2005 में सरकार ने विशेषज्ञ दल एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। आ जाएगा, ये एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया। स्टडी ग्रुप कब हुआ? 1962। उसके बाद 79 में क्या गठन किया गया था ना, टैक्स फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड, ये वाला चीज़ें हैं। और लास्ट की जो बात है, जो एक्सपोर्ट ग्रुप है, उसका गठन कब किया गया था? इन 1989 और 2005। क्लियर हुआ? द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1979 ना। ये जो भारत में गरीब रेखा की अवधारणा की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी ना? 1979 में। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है ना। ये जो पॉवर्टी लाइन की इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया था? ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें आपको ये ऑप्शन आपको टिक लगाना है। 1979 we set the rural poverty line as 49.04 per capital per month। उन्होंने सबसे पहले जो था, क्वेश्चन आ जाएगा ओके, ये अर्बन पॉवर्टी, इसका मतलब जो गांव में रहते हैं, और ये आपका हो गया रूरल, सॉरी, ये जो शहर में रहते हैं अर्बन पॉवर्टी, और रूरल में क्या होता है, जो गांव में विलेज में जो रहते हैं, ये चीज़ें। तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो एक्सपेंडिचर रखा गया था वो कितना था ना? 49.04 पर कैपिटल हर एक व्यक्ति का। और अर्बन एरिया जो शहरी पॉवर्टी है, जो शहरी निर्धनता है, उसके लिए कितना रखा गया था? 59.64। अगर उससे कम अब महीने का खर्चा कर रहे हो तो गरीब रेखा के नीचे हैं, गरीब हो। अगर उससे ऊपर कर रहे हो तो आपका गरीबी नहीं हो। These lines remains the basis of measuring the poverty in India till 2004 and 2005। ये कहाँ तक चला बेटा? 2004 और 5 तक यही चीज़ रहा, यही रूल रहा। और उसके बाद आफ्टर which the norms set by तेंदुलकर कमेटी were recognized as poverty line in India। उसके बाद क्या किया गया ना, लिखा है ना, तेंदुलकर कमेटी द्वारा निर्धारित मानदंड को भारत में निर्धनता रेखा के रूप में मान्यता मिली। क्वेश्चन आ जाएगा, आफ्टर 2004 and 5 which committee were recognized as poverty line in India। तेंदुलकर कमेटी, वो ध्यान देना आप अच्छी तरह से, क्रिकेट तो आप खेलते होंगे ना, हाँ, तेंदुलकर का नाम सुने हो उसी कमेटी के बारे में। और उन्होंने पॉवर्टी लाइन के लिए क्या रखा ना, जो रूरल एरिया है, रूरल मतलब जो गांव होता है बेटा, उसमें मैंने गलत बताया था, तो थोड़ा सा रूरल एरिया के लिए कितना है ना, 816 रुपये है। और आपका अर्बन एरिया के लिए कितना है, ये आपका 1000 रुपये। क्योंकि वो जो 1500 रुपये आपने बताए थे वो तो एग्जाम्पल था, लेकिन ये चीज़ें हैं, ठीक है। इन टर्म ऑफ कैलोरीज, ऐसे नहीं है कि आप इतना खर्चा करें, कैलोरीज भी लेना पड़। द मिनिमम कैलोरीज इनटेक फॉर द रूरल एरिया हैज़ बीन एस्टिमेटेड 2400 कैलोरीज। ओके, कहाँ है ना, अर्बन और रूरल एरिया के लिए, जो गाँव में जो लोग रहते हैं, और शहरी लोग के लिए यहाँ कम रखा हुआ है, कितना है 2100 कैलोरीज। क्योंकि शहर में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है, मेहनत तो करते हैं, लेकिन गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं उनकी तरह मेहनत नहीं है। जहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से आ सकता है बेटा। कैसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, बताओ। 79 में जो पॉवर्टी लाइन खींचा गया था, उसमें रूरल पॉवर्टी लाइन में एक पर कैपिटल मंथ कितना खर्चा है? 49.04। अर्बन में कितना है? 56.64। 2005 के बाद कौन सी कमेटी ऑर्गेनाइज किया था पॉवर्टी लाइन? वो हो गया तेंदुलकर कमेटी। और वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरिया है, वहाँ कितना खर्चा है ना, 816 रुपये। और शहर में कितना खर्चा मिनिमम पर हेड, मतलब पूरे परिवार का नहीं है, प्रति व्यक्ति का 1000 रुपये। लेकिन अगर कैलोरी से उसे नापा जाए वो उल्टा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आपका 2400 कैलोरीज है, और जो शहरी इलाका है उसमें कितना है? 2100 कैलोरीज है। उम्मीद करता हूँ बच्चों बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम चलते हैं थोड़ी सी, और इस वीडियो को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ा नहीं। हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया
ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेट टू द प्रोसीड्यूरल डिटेल्स व्हाइल फिक्सिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में निर्धनता रेखा कैसे निश्चित की जाती है? भारत में निर्धनता रेखा निश्चित करने के समय क्या है जो आपका लिखा है, जो प्रोसीड्यूर है को अपनाया जाता है? कौन सी ना, जिस प्रोसीड्यूर को अपनाया जाता है उससे संबंधित कुछ निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य होता है। इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड। कौन सी एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया जाता है? इसमें ध्यान देना आपको, उपभोग सीमा का अनुमान लगाते समय क्या कहता है, केवल निजी उपभोग व्यय को ही ध्यान में रखा जाता है। निजी उपभोग, प्राइवेट कंजप्शन, ठीक है ना। गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आप कितना खर्चा कर रहे हो तो उसको आपको लेना जरूरी है। ये कैसे पॉवर्टी लाइन कैसे भारत में फिक्स किया जाता है पॉवर्टी लाइन को, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, उसको आप एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कंसिडर नॉट ओनली फूड आइटम्स बट नॉन फूड आइटम्स एज वेल। केवल खाने माने के ऊपर नहीं है, अगर आपने कोई कपड़े खरीदे, अपने लिए कुछ चीज़ें ले रहे हो, वो भी वो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट में ना फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम, तो दोनों समझ में आ गया। केवल आपकी जो निजी उपभोग व्यय है उसको ध्यान में रखा जाता है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि निजी उपभोग में केवल खाना नहीं होता बल्कि खाद्य के साथ साथ जो गैर खाद्य होती है, जो आपका नॉन फूड आइटम होती है, उसको भी लिया जाता है। फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ कैलोरीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट क्लास इंटरवल्स showing the range of the calorie consumption and the level of calorie consumption. Higher class shows the higher range of calorie consumption. और एक बात और भी है, कैलोरीज को लेकर भी पता करते हैं कौन कितना कैलोरी खा रहा है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ चावल और दाल ठूस ठूस के खा रहे हो, आपके में दही नहीं है, सलाद नहीं है, ओके, दूध नहीं है, काजू नहीं है, घी नहीं है, वो भी डिपेंड करता है, वो कैलोरीज को लेकर भी होता है। तो ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है ना, लिखा है कि खाद्य जो मदों के उपभोग के लिए ओके इन कैलोरी के प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। वो आवृत्ति की बंटवारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके माध्यम से फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। ईच फ्रीक्वेंसी काउंट द नंबर ऑफ हेड्स बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कंजप्शन क्लास। और ये जो प्रत्येक जो वर्ग अंतराल के बदले आवृत्ति को रिकॉर्ड किया जाता है और प्रत्येक आवृत्ति एक विशेष उपभोग वर्ग से संबंधित जो जो अलग अलग जो संख्या को प्रकट करती है। तो ये चीज़ एक बार आप पढ़ लेना कि कैसे पॉवर्टी लाइन भारत में फिक्स किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया उसमें लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये लिमिटेशन का मतलब क्या होता है ना, सीमाएँ क्या क्या है। ओके, मैंने अभी कुछ इंडिया यूजेस द मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द पोर। मैंने अभी बताया ये जो भी आप ये 800 1000 ये सब चीज़ जो बता रहे हो, ये मंथली एक्सपेंडिचर है, वही उससे पता करते हैं। दिस मैकेनिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी इकोनॉमिस्ट ओवर द ईयर्स। ये इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी कुछ कमियां भी है। क्या कमियां, मैंने अभी बताया। अब मान लो मेरे पास, मान लो कि एक अमीर व्यक्ति है, वो ज़्यादा कमाता है, 1 लाख कमाता है, लेकिन वो खाता नहीं है, खर्चा नहीं करता, बहुत कम खर्चा करता है। तो आप पॉवर्टी लाइन में तो खिंचा हुआ है, जो खर्चा कम करता है तो वो आपका गरीबी है। तो ऐसे में तो उसको गरीबी डेफिनेशन दोगे। और एक गरीब आदमी जब रोज जाता है मजदूरी करने के लिए, वो जो कमाता है वो खा जाता है, तो उसकी कैलोरीज भी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा खाएगा, तो ऐसे में तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वो सो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कारण है, क्या क्या लिमिटेशन है। नो डिफरेंशिएशन एमंग पोर, गरीब के बीच में कोई अंतर नहीं रखा गया है। और ठीक है, कुछ ऐसे गरीबी होता है जो बिल्कुल खाना नहीं मिलता है। द प्रेजेंट मैकेनिज्म मेक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन पोर एंड अनपोर बट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शंस एमंग द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पोर। अरे भाई, गरीब के अंदर भी तो गरीबी होते हैं। अब आप सोचो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने ये लाइन खींच दी है, अगर इतनी कैलोरी से ऊपर खा रहे हो गरीब नहीं है, ठीक है। उसमें देखो जो गरीब आदमी ज़्यादा अच्छा खाएगा तो भी आप उसको कहोगे गरीब नहीं है। वो बात भी छोड़ो। अगर मान लो कि गरीबी की कैलोरीज के नीचे लोग हैं इसमें, लेकिन मैं मानता हूँ ये बॉक्स मैंने बना दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने बताओ कि ये गरीब रेखा के नीचे है, ये पूरा बॉक्स है। गरीब लाइन कहाँ है, ये सबसे ऊपर वाले को मैंने माना,
ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में एक वक्त खाने को मिलता है, खाना मिलता ही नहीं है। ये देखो, ये जो गरीबी है सबसे नीचे है, जो सड़क के किनारे सांप खिलाते हैं, जिसमें भीख मांगते हैं रेड लाइट पे, तो ये गरीबी, तो इसकी डिफरेंस आपको नहीं है। तो क्या पहला पॉइंट आपको समझ में आया? निर्धनों के मध्य कोई अंतर नहीं है, जो गरीबी है उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, जो कि वो एक कमियां है उसमें। देखो, दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट एज द क्रॉनिक पोर रिक्वायर ग्रेटर पॉलिसी फोकस देन द ओकेजनल पोर। मेरे कहने मतलब क्या होता है ना, एक सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को मतलब कठिन बनाती है, ओके। और क्योंकि चिरकालीन निर्धनों को, ओके, और यदा कदा निर्धनों की तुलना में उच्च नीतिगत केंद्र की आवश्यकता होती है। इसीलिए दिस मैकेनिज्म डज नॉट आइडेंटिफाई हु अमंग द पोर नीड हेल्प द मोस्ट। गरीब रेखा के नीचे क्या होती है, जो होते हैं जो खर्चा कम कर रहे हैं, आप गरीब बोल के उसको गरीब डिक्लेयर कर देते हो, लेकिन उनमें से जो बहुत गरीबी है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाती है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? दूसरा है, साक्षी बेटा कैसे फोटो खींच के भेजी है, टेढ़ा मेढ़ा, ये देखो, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने फोटो खींच के भेजे मेरे पास। चलिए, सोशल फैक्टर्स इग्नोर्ड, सामाजिक कारकों की अवहेलना। कैसे? द प्रेजेंट मैकेनिज्म इग्नोर द सोशल फैक्टर। ये सोशल, सामाजिक जो कारक होती है, ये सामाजिक कारक क्या होता है? जैसे लिटरेसी, निरक्षरता, निरक्षरता कितनी है, कितनी मतलब खराब स्वास्थ्य किन किन का है, और संसाधनों की आवश्यकता के अभाव किन किन में है, ओके, लेक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सारे जो है, ये सारी चीज़ें जो आपको पॉलिटिकल फ्रीडम आपको समझ में आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, और अन्य जो सिग्निफिकेंट रोल टू क्या है न परपेट्रेटिंग पॉवर्टी। इसका मतलब है कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गरीबी को बढ़ावा देने के लिए, जो महत्वपूर्ण जो कारक है, उन कारकों का अवहेलना करती है। इसका मतलब आपने एक लाइन खींच दी है, ये रहा लाइन, उससे नीचे जो खर्चा कर रहे हैं वो गरीबी है, उसके ऊपर जो खर्चा कर रहा है वो गरीबी नहीं है, जो इस कैलोरी से ज़्यादा खा रहा है वो गरीबी नहीं है, इस कैलोरी से कम खा रहा है वो गरीबी है। लेकिन इनके ऊपर तो कोई बातचीत नहीं हो रहा है ना। सोशल फैक्टर जैसे अनपढ़, मतलब निरक्षरता कितनी है, स्वास्थ्य कितनी का खराब है, संसाधनों की उपलब्धता का अभाव है, राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में, ये सब चीज़ें। In other words, the non-considerations of important social factors while measuring poverty also misplace the policy focus of poverty, the alleviating the screams. इसका क्या अर्थ है बेटा समझो? निर्धनता के माप में महत्वपूर्ण सामाजिक कारकों की अवहेलना निर्धनता उन्मूलन योजनाओं के नीतिगत केंद्र के अनुपयुक्त बना देता है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम किन किन को नहीं मिल रहा है, कौन कौन वोट नहीं दे पा रहे हैं, किस किस के हेल्थ कमज़ोर है, तो ऐसे आप सिर्फ एक लाइन खींच दिए कि भाई ये गरीबी है, गरीबी नहीं है, तो ऐसे में ठीक नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए नीचे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके नीचे और क्या है, फिर इसको यहाँ एंड करेंगे बेटा, सेकंड वीडियो थर्ड फोर में और करेंगे। टू एड्रेस वेरियस लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन, economists have been attempting to develop the alternative tools for measuring poverty. निर्धनता रेखा की विभिन्न सीमाओं को संबोधित करने के लिए और शास्त्रीय निर्धनता को मापने के लिए वैकल्पिक मापदंडों का विकास करने का प्रयास करते हैं। ये ऑल्टरनेटिव टूल्स क्या होता है? ऑल्टरनेटिव टूल्स मतलब सिर्फ यही दो, एक आधे एक्सपेंडिचर निर्धनता रेखा को छोड़कर या कैलोरीज को छोड़कर अलग अलग और जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं। द नोबेल लॉरेट, हाँ ये नोबेल प्राइज, नोबेल विजेता अमर्त्य सेन, ये क्या नाम है? अमर्त्य सेन, उसको इम्पोर्टेंट है, ये आपका नोबेल प्राइज जीते वो वाज डेवलप्ड सेन इंडेक्स, उन्होंने डेवलप किए थे। एक नंबर ही क्वेश्चन में आ जाएगा, ये सेन इंडेक्स का डेवलप किसने किया था? तो ये क्या आंसर में आएगा बेटा आपका? आंसर में आप क्या लिखोगे इसके लिए ना? अमर्त्य सेन, ठीक है ना, अमर्त्य सेन। देयर आर अदर टूल्स सच एज पॉवर्टी गैप इंडेक्स, हाँ गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी और टूल्स है बताओ ना? पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो आप आगे क्लास में प्लस 2 में पढ़ोगे, मतलब 11th 12th, मतलब अभी तो आप इसमें पढ़ रहे हो, अब आप 11th 12th में हो, तो लेकिन आगे जो आप जो आगे सिलेबस है उसमें इसमें नहीं दे रखा है। और आपको दे रखा है स्क्वाड पॉवर्टी गैप,
इसे हिंदी में बोलते हैं वर्गीत निर्धनता अनुपात। और ये जो आपको लिखा है पॉवर्टी गैप इंडेक्स, निर्धनता अंतराल अनुपात, सैन इंडेक्स, उसको सैन सूचकांक, एक हो गया सैन सूचकांक हो गया। ये जो मैंने तीनों चीज़ बताया वो क्या है ना, ये जो तीनों चीज़ है वो गरीब रेखा को नापने का ऑल्टरनेट वैकल्पिक मापदंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है बेटा, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, कैसे मतलब एक्सटेंड द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, कैसे भारत में निर्धनता का प्रसार और निर्धनता की संख्या क्या है। चलो ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। इसमें देखते हैं बेटा क्या है नहीं है। हाँ, ये भी ज़्यादा नहीं है, बस इसमें एट प्रेजेंट द डाटा ऑन पॉवर्टी इज सोर्स्ड थ्रू नीति आयोग। कौन से आयोग बेटा? नीति आयोग से भी आ रहा है। द डाटा इज कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना आप उपभोग व्यय कर रहे हो, कितना आप खर्चा कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, उसके ऊपर है। और एज एस्टिमेटेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। NSSO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ कॉल्ड द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो क्या बताया गया? उपभोग व्यय के आधार पर आकलन किया जाता है। वर्तमान में निर्धनता के आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये संगठन अब राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय बन गया। क्वेश्चन आ जाएगा NSSO का अब कौन से में बन गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर हुआ? और वो चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछ सकता है। द फुल फॉर्म ऑफ NSSO, तो इस टाइप का आ सकता है। NSSO था, अब वो क्या बन गया बेटा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर हुआ? ये दे रखा है कि गरीबी कौन से सन में कितना थे, टोटल पॉपुलेशन कितना था और कितना गरीबी था, ये प्रतिशत है। और ये सबसे ज़्यादा गरीबी आपको जो परसेंटेज आपको देखने को मिलता है, ये देखो 48% है। वो आपका 79 से लेकर आपका 80 के बीच में। ठीक है ना, ये 79-80 के बीच में ये रहा। ये जो चीज़ें हैं इस सन में जो परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे कम अभी तो ये रहा, ये 21 पॉइंट। इधर जैसे जाओगे जितने दे रखा, अभी तो इससे भी कम हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। और ये आपको क्या है 13-14 में, और अब प्लानिंग कमीशन ये आपको, और ये किसने इसको बताया? तेंदुलकर कमेटी, उसके बताया। ओके, ये कहाँ से आया है वो आपको दे रखा है। चलिए, उसके बाद क्या दे रखा है? ये पॉवर्टी रेशियो दे रखा है आपका, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से पढ़ेंगे इंटरस्टेट कंपैरिजन्स। ओके, यहाँ से हम आगे और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ से आपको बता दूँ, यहाँ से मैं आपको छोड़ दिया, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ। तो आपको एक बार बेटा शॉर्टकट में आज मैंने क्या बताया, थोड़ा सा मैं आपको रफली थोड़ा बता दूँ। मैं आपको क्या बताया? ठीक है, ये लिमिटेशन मैंने पॉवर्टी लाइन का बताया। ठीक है, तो आज आपको क्या बताया गया कि पॉवर्टी लाइन और मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने कैसे एस्टिमेट करेंगे जेल कॉस्ट ऑफ एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बताया। उसके बाद मैंने बताया कि आपका ये जो चीज़ें हैं कि पॉवर्टी लाइन भारत में फिक्स कैसे किया जाता है, उसके बाद उसकी लिमिटेशन है। ये सब चीज़ें बेटा आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके बेटा, बाय बेटा।